स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हमने इकोलॉजी का पहला चैप्टर यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस कंक्लूड किया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर यानी इकोसिस्टम के साथ। तो चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. तो वैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केवल बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक अकेले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात करते हैं। इसके बाद एक ही स्पीशीज़ के जब कई सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रहते हैं तो इस अगले लेवल को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जब कई अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस एक हैबिटेट को शेयर करती हैं तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड सो ऑन। लेकिन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ा आगे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर हम एक हैबिटेट में रहने वाले केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं बल्कि एबायोटिक कंपोनेंट्स की भी बात कर रहे हैं। जब हम कम्युनिटी बोलते हैं तो कम्युनिटी से हमारा मतलब है कि एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स ये सब लोग रह रहे हैं, हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पत्थर है, पानी है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें भी हमको इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो इकोसिस्टम को हम नेचर का एक ऐसा यूनिट कह सकते हैं, ऐसा फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं जहाँ पर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स बने हुए हैं और चारों तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है। तो इन सभी इंटरैक्शंस को इकोसिस्टम के अंदर हमको इंक्लूड करना पड़ता है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all local ecosystems on Earth. Since this system is too big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. तो इकोसिस्टम का साइज से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप पूरे के पूरे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को एक सिंगल इकोसिस्टम मानो, चाहे आप पानी की एक बूंद को एक इकोसिस्टम मानो, पानी की एक बूंद में भी तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे। तो इकोसिस्टम साइज में कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है और उसी तरह से डाइवर्सिटी में भी उतनी ही वेरिएशन आ सकती है। तो मेनली हम दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड वाला इकोसिस्टम है और एक्वेटिक मतलब जो पानी वाला, वाटर वाला इकोसिस्टम है। Forest, grassland and desert are some examples of terrestrial ecosystems. Pond, lake, wetland, river, estuary are examples of aquatic ecosystems. Crop fields and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. तो भाई नेचुरल इकोसिस्टम्स तो होते ही हैं। अब आज की डेट में ह्यूमन बींग्स ने अर्थ को इतना बदल दिया, इतना मैनिपुलेट कर दिया है कि हमारे पास कई सारे ऐसे भी इकोसिस्टम्स हैं जो पूरी तरह से मैन मेड हैं। जैसे कि एक नेचुरल इकोसिस्टम कहीं पर था, कोई ग्रासलैंड था या फॉरेस्ट था, वहाँ के सारे प्लांट्स को हटा के हमने वहाँ पर अपनी फसल उगाना शुरू कर दिया, उसको क्रॉप फील्ड बना दिया। तो अब इकोसिस्टम तो वो अभी भी है क्योंकि वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमारा क्रॉप प्लांट्स तो उग ही रहा है, उसके साथ कई सारे और प्लांट्स भी उग रहे होंगे, कई सारे इंसेक्ट्स भी वहाँ पर घूम रहे होंगे, काफ़ी एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे और इस सब से मिलकर बनता है एक मैन मेड इकोसिस्टम। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input, transfer of energy. तो इनपुट में क्या आ जाता है? प्रोडक्टिविटी। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए भाई तुमको एनर्जी चाहिए होगी, तुमको खाना चाहिए होगा, क्योंकि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिना एनर्जी के, बिना न्यूट्रिशन के सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे। तो हम इनपुट की बात करेंगे। फिर ये एनर्जी जो हमारे पास एक बार आ गई, ये पूरे इकोसिस्टम में कैसे फैलेगी, एक के बाद एक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे मिलेगी। तो इस एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, जो कि फूड चेन या वेब के थ्रू होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू होता है। और फिर आउटपुट की बात करेंगे कि ये जो भी एनर्जी है ये किस तरह से डिग्रेड हो रही है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो किस तरह से डिग्रेड हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वापस इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। और वैसे ही एनर्जी के लॉस की भी बात करेंगे। वी विल लुक एट द रिलेशनशिप्स, चाहे वो साइकिल के रूप में हो, चेन के रूप में हो या वेब के रूप में, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बेसिक बातें करते हैं। वी हैव लुक्ड एट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एबायोटिक हो या बायोटिक, पिछले चैप्टर के अंदर। वी हैव स्टडीड द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स and how they affect each other and their surroundings. Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem.
Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition. तो एक इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हो जाता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, यानी कौन सी स्पीशीज इसमें पाई जाती है, कौन से अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको इनहेबिट कर रहे हैं. Vertical distribution of these different species occupying levels is called stratification. तो अगर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं, यानी मैं फिजिकली देखूं कि कितनी हाइट पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं स्ट्रेटिफिकेशन कहती हूँ. कोई तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रहता होगा, कोई थोड़ा ऊंचा रहेगा, कोई बिल्कुल टॉल ट्रीज में रहेगा. तो इस तरह से मैंने अपनी जो भी अलग अलग स्पीशीज मेरे इकोसिस्टम के अंदर रह रही हैं उनका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये देखा कि कितनी हाइट पे ये रह रहे हैं, किस लेवल पे रह रहे हैं, इसको मैंने स्ट्रेटिफिकेशन कहा. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और द टॉप वर्टिकल layer of a forest, shrubs the second, and herbs and grasses occupy the bottom layers. The components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. तो क्या एस्पेक्ट हमको एक इकोसिस्टम के अंदर मिलते हैं? प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. और इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं. और इन सबको समझाने के लिए, इनका सिग्निफिकेंस समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का आपकी बुक में दिया हुआ है. To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explains even the complex interactions in an aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned 4 basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water. यहाँ पर abiotic component क्या हो गया इकोसिस्टम का? वाटर हो गया, जिसके अंदर सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व हैं. और पॉन्ड के बॉटम पे सॉइल का एक रिच डिपॉजिट होगा, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट हो गया. तो जो पॉन्ड के तले में सॉइल है और जो पानी है, ये सारी चीज़ें और जो न्यूट्रिएंट्स इस पानी में डिजॉल्व है, ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है. इसके बाद द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड. तो सराउंडिंग्स में कई सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं. The autotrophic components include the phytoplankton, some algae, and the floating, submerged and marginal plants found at the edges. तो जो हमारे यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं, ये हमारे प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये सब हो गए. द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. तो जो भी एनिमल्स हैं या जू प्लैंक्टन है, वो यहाँ पे कंज्यूमर्स हो गए. The decomposers are the fungi, bacteria and flagellates, especially abundant in the bottom of the pond. तो pond के नीचे की लेयर में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो decomposer का काम करेंगे. This system performs all the functions of an ecosystem and of the biosphere as a whole. यहाँ पे conversion of inorganic into organic material हो रहा है with the help of radiant energy of the sun by autotrophs. Photosynthesis तो चल ही रहा होगा, क्योंकि अगर कोई भी photosynthesis नहीं करेगा, कोई भी खाना बनाने को तैयार नहीं होगा, तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स फीड किस पे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी चालू है, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके हमारे ऑर्गेनिक एनर्जी रिच सब्सटेंसेस सिंथेसाइज हो रहे हैं. कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप. अब जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उनको प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा या ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करने पड़ेगा खाने के लिए. तो सभी एनिमल्स हेट्रोट्रॉप हैं और वो इसी तरह से काम कर रहे हैं. दे आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रॉप्स, दे आर कंज्यूमिंग द ऑटोट्रॉप्स. Decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotroph. अब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पॉन्ड के तले में जाकर गिरा और वहाँ जो भी माइक्रोब्स थे उन्होंने इसकी डीकॉम्पोजिशन करके जो भी कंपोनेंट्स मिले उनको या तो वापस पॉन्ड में वापस पहुँचा दिया ताकि वो फिर से इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए, या इसे यूज़ कर लिया अपनी न्यूट्रिशन के लिए. These events are repeated over and over again. There is a unidirectional movement of energy towards the higher tropic levels and its dissipation and loss as heat to the environment. तो एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, शुरू होती है प्लांट से, ऑटोट्रॉप से, और फिर आगे कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ती रहती है. तो कौन से 4 मेन इकोसिस्टम के हमारे कंपोनेंट हुए? प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो चलो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. अब इकोसिस्टम चलाना है तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही. कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिशन का ख्याल खुद नहीं रख सकते, लेकिन किसी ना किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करेगा. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड
per unit area over a time period by plants during photosynthesis. तो हम प्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कितना बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया बनाया है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेट. हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक गिवन एरिया के प्लांट्स ने कितना प्रोडक्शन किया, या फिर एनर्जी के फॉर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पर तो प्लांट्स एक गिवन एरिया में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी हमने बात की थी. तो प्रोडक्शन में हम सिर्फ पर यूनिट एरिया लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी आ जाती है, मतलब हम यहाँ पर प्रोडक्शन का रेट ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि कितना प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम हो रहा है, तो हम पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेते हैं. इट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. नाउ दिस प्रोडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दोनों में अंतर क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है एक गिवन टाइम पीरियड में, वो ग्रॉस वैल्यू हो गई. मतलब टोटल प्लांट्स ने कितना फोटोसिंथेसिस किया, अब इसमें से कितना खर्च हो गया, कितना बच गया, ये सारी बातें छोड़ो, टोटल कितना बायोमास बना था, इसके बाद हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली प्लांट ने जो भी प्रोडक्टिविटी की है, जो भी खाना बनाया है, सारा का सारा तो ये आगे पास ऑन नहीं कर देगा, सारा का सारा तो ये अगले बंदे को नहीं दे देगा, खुद भी कुछ यूज़ करेगा, कुछ वेस्ट भी हो जाता है. और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लेकर आते हैं NPP. तो gross productivity is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Now considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. खुद की भी respiration करेगा, खुद के भी उसके कुछ खर्चे हैं, तो जो GPP हुआ, जो gross productivity हुई, उसमें से कई सारा प्लांट ने यूज़ कर लिया अपनी खुद की रेस्पिरेशन के लिए, और इसको हटाने के बाद, इसको संभालने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन लॉस, GPP माइनस R इज द NPP. GPP माइनस R इक्वल्स NPP, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप, यानी हर्बिवोर हैं, डीकम्पोजर हैं, प्लांट के बाद आगे फूड चेन में जो भी आएगा उसको कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ये होती है हमारी NPP. GPP टोटल था कि फोटोसिंथेसिस इतना हुआ, उसमें से प्लांट को कितना चाहिए उसने अपने यूज़ के लिए जो निकाल लिया, यानी रेस्पिरेटरी लॉसेस जो थे उसको माइनस करने के बाद अगले लेवल पे जो जाएगी वो प्रोडक्टिविटी हमें मिली, और ये होती है हमारी NPP. Now, secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. तो जब भी हम प्राइमरी वर्ड यूज़ करते हैं, यानी हम यहाँ पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि अब इस प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हुए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यूज़ करने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद, हमारे जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने आगे के लिए कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, आगे के लिए कितनी रखी, वो सेकेंडरी हो जाती है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया. अब सभी प्लांट्स की एक तरह की प्रोडक्टिविटी तो होती नहीं है, तो कौन से प्लांट्स उस एरिया में रह रहे हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह का इकोसिस्टम है इस पे भी डिपेंड करेगा. अब एक घने जंगल में तो छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, खूब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा. वहीं एक ग्रासलैंड में वेजिटेशन उतनी डेंस नहीं होती है, पेड़ जो होते हैं दूर दूर होते हैं, उतना तेजी से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी अलग अलग तरह की होती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. Therefore, it varies in different types of ecosystems. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of oceans is only 55 billion tons. Rest, of course, is on land. तो ओशन का एरिया ज़्यादा है, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम है. क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्टिविटी हो रही है ऑटोट्रॉप्स की वजह से, और ज़मीन पर हम देखते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हम देखते हैं कि कितने सारे प्लांट्स घने तरीके से आपस में डेंस वेजिटेशन के रूप में उगे होते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमको लैंड इकोसिस्टम से मिलती है. तो ये तो बात हो गई प्रोडक्टिविटी की. चलो अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, जो कि होता है डीकम्पोजिशन. You may have heard of the earthworm being referred to as a farmer's friend. This is because they help in the breakdown of complex organic matter as well as loosening of the soil. Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition.
Dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals including the fecal matter constitute detritus. तो डिकम्पोजिशन किसकी होती है? वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की होती है और इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, इस वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को हम डेट्राइटस बोलते हैं, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन की प्रोसेस डेट्राइटस से ही चालू होती है. The important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. तो ये सारी प्रोसेस हमको इसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारी बुक बहुत ही ब्रीफली इनको डिस्क्राइब करती है, बस ऊपर से इनकी एक डेफिनेशन हमको दी हुई है. डेट्राइटिवोर्स जैसे अर्थवर्म वगैरह हैं, दे ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो हमारे पास जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था, जो डेट्राइटस था, हो सकता है बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में हो, किसी एनिमल की साबुत डेड बॉडी है या किसी प्लांट की डेड बॉडी है, तो उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इससे पहले कि उसका डीकॉम्पोजिशन चालू किया जा सके. तो डीकॉम्पोजिशन के इस पहले स्टेप को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, यानी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना, टुकड़ों में काट देना. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. तो वाटर में जो भी soluble inorganic nutrients थे वो जाके soil horizon में नीचे पहुंच जाते हैं, decomposition की प्रोसेस से दूर हट जाते हैं और इस लेवल पे ये जो काम हो रहा है कि सॉइल में अंदर की तरफ चले गए और डीकॉम्पोजिशन की प्रोसेस से अलग हट गए, इसको हम लीचिंग बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स अब हमारी प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism. तो पहले हमने फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से टुकड़ों में बांट दिया, उसके बाद इसको डिग्रेड करना शुरू किया एंजाइम्स की मदद से, और अब इस डिग्रेडेशन की प्रोसेस को हमने कैटाबॉलिज्म बोला. ठीक है भाई. It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है कि हाँ फ्रेगमेंटेशन हो गई, उसके बाद लीचिंग शुरू होगी, या लीचिंग हो गई, अब कैटाबॉलिज्म की बारी आएगी. ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही बार में लगातार डेट्राइटस पे चलते रहते हैं. ऑल ऑफ दीज स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन डोंट टेक प्लेस वन बाय वन, ये एक ही बार में सारी प्रोसेसेस हो रही हैं. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Humification leads to accumulation of a dark-colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. तो humus नाम का एक डार्क कलर का सब्सटेंस जब इकट्ठा हो जाता है सॉइल में, इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं. तो जिस भी चीज़ को हमारे डेट्राइटस के अंदर जो डेट्राइटिवोर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, उससे ह्यूमस नाम का एक मास बन जाता है जो कि डार्क कलर का सब्सटेंस है, और ये माइक्रोब्स की एक्टिविटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को ये एनहांस करता है. जितना ज़्यादा ह्यूमस है उतनी बढ़िया सॉइल होगी. बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occurs by the process known as mineralization. तो जब inorganic nutrients निकलते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ह्यूमस में से, तो इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं. Decomposition is largely an oxygen requiring process. ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एनारोबिक नहीं, एरोबिक ब्रेकडाउन होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर का. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. अब जो हमारा वेस्ट मटेरियल था जिसकी decomposition हो रही है वो किस चीज़ का बना हुआ है, इसी पे डिपेंड करेगा कि decomposition तेज़ी से होगी या धीरे धीरे. कई ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन अलग है. लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सालों साल भी रखा रहने दो तो ख़राब नहीं होंगी, जैसे कि अचार हो गया. तो क्या है, हमारे जिस सब्सटेंस से हम डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चालू कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आगे कौन से माइक्रोब्स उस पे क्या क्या प्रोसेसेस करवा सकते हैं. तो क्लाइमेटिक कंडीशन और अपने डेट्राइटस की कॉम्पोजिशन दोनों चीजें मैटर करेंगी. इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. तो लिग्निन और काइटिन जैसे मटेरियल अगर उसके अंदर होंगे तो ये हार्ड मटेरियल्स हैं, इनकी डिकम्पोजिशन करना उतना आसान नहीं है. जबकि अगर ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, ज़्यादा शुगर्स होंगे, तो ऐसी चीज़ तो जल्दी सड़ जाएगी, जल्दी स्पॉइल हो जाएगी और जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी.
Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activity of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in buildup of organic materials. तो हमारे जो डेट्राइटस की कॉम्पोजिशन थी उसमें दो बात आई, अगर लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंस ज़्यादा होंगे तो डिकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन और शुगर ज़्यादा होंगे तो डिकॉम्पोजिशन जल्दी जल्दी होगी. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगर बात करें, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना मॉइस्चर और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हमारी डिकॉम्पोजिशन की प्रोसेस उतनी ही फास्ट होगी, उतनी एक्सेलरेट होगी. और अगर ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर लो है, मॉइस्चर कम है, तो ऐसे में हमारी डिकॉम्पोजिशन की प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगी. जैसा कि हम देखते ही हैं, सर्दियों में खाना भी धीरे खराब होता है, जबकि गर्मियों में या बारिश के मौसम में जल्दी खराब हो जाता है. तो इसी के साथ इकोसिस्टम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ ये फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए अगली बार हम इस पॉडकास्ट में मिलते हैं अपने इकोसिस्टम का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेके, एनर्जी फ्लो के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. तो चलो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.